चलो ठीक है, सो रेडी। अब कल हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा था, है ना। अभी हम लोगों को पढ़ना है आज रिस्क इन्वॉल्व्ड अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन चलो इस्तेमाल तो किया हम लोगों ने, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स में प्रोडक्शन भी देश में बढ़ा, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो यार होगा ना, सीधी सी बात है, क्योंकि देखो साइंटिफिकली डेवलप्ड है एक तो, ठीक है, इससे कुछ तो इफेक्ट आएगा ही आएगा, राइट। सो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, while the nation had immensely benefited from the green revolution, the technology involved was not free from risk. So कुछ ना कुछ रिस्क थे ही। तो जैसे पहला रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, the HYV crops were more prone to attack by the pest. मतलब अगर हम लोग HYV सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, और अगर उसके साथ में हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहे हैं, तो अंदर जो वो नहीं, आपने देखा है वो इंसेक्ट्स और ऐसे सब होते हैं बहुत सारे पेस्ट, उनका अटैक करने का है ना बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो फार्मर्स को अगर HYV सीड्स को यूज करना है, तो सिंपल सी बात है कि उनको साथ में पेस्टिसाइड्स को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझे। नहीं तो क्या हो जाएंगे, जो क्रॉप्स है ना वो सारे इंसेक्ट्स खा जाएंगे। So there was a risk that small farmers who adopted this technology could lose everything in the pest attack. However, this risk was considerably reduced by the services rendered by the research institute established by the government. तो जो स्मॉल फार्मर्स अगर ये सीड्स का इस्तेमाल करते हैं और साथ में अगर पेस्टिसाइड्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्रॉप फेलियर आ जाएगा। और आपको पता है हमारे इंडिया में ना पेस्टिसाइड्स का वैसे भी बहुत कम प्रपोर्शन है यूसेज, 0.5% पूरे इंडिया में पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं, खाली 0.5%। जबकि अमेरिका देख लो, वहां पे 8% जितना पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं। जापान देख लो, जर्मनी देख लो, वहां पे कैसे 10%, 14%, इतने परसेंटेज पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं फार्मिंग लैंड्स पे, और हमारे इंडिया में सिर्फ 0.5%, सिर्फ 0.5। लेकिन देखो ये पेस्टिसाइड्स क्या है, थोड़े महंगे भी है, और गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट यार अभी ये सब्सिडाइज रेट्स पे देती तो है, लेकिन सबको इसका फायदा नहीं मिल पाता है, समझे। लेकिन अभी HYV सीड्स यूज करने हैं तो उसके साथ में पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पानी, ये सब कुछ सही होना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर है ना 5 बेसिक चीजें हैं, आप याद कर लो एकदम से। सबसे पहली चीज HYV सीड्स, दूसरी केमिकल फर्टिलाइजर्स, और तीसरी चीज पेस्टिसाइड्स, चौथी चीज इरिगेशन, और पांचवी चीज अगर हमारे पास टूल्स और टेक्निक्स है तो मशीनरीज, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, ऐसा सब कुछ। तो ये 5 चीजों को जब हम लोग मतलब मिलाएंगे ना, तब हम उसको बोल सकते हैं एज अ ग्रीन रिवॉल्यूशन, समझे। फिर सेकेंड रिस्क क्या है, रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज। देयर वाज अ रिस्क दैट कॉस्टली इनपुट्स, मैंने बोला ना ये महंगे आते हैं बहुत, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह। ये फर्टिलाइजर्स तो इधर ही एक कंपनी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इफ्को। इफ्को कंपनी का नाम सुना है, इफ्को वर्ड सुना है आपने, एनीवन, सिर्फ सुना हो नाम ऐसा, इफ्को, किसी ने भी, आप तीनों में से नहीं सुना। इफ्को कंपनी, ये इधर क्या बोलते हैं अपने कड़ी, अपने जाते हैं ना महसाणा से आगे कड़ी कलोल वाला जो रास्ता है ना, कलोल साइड, वहां पर है इफ्को कंपनी। तो इफ्को का फुल फॉर्म ही है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करती है इफ्को कंपनी। आप लोगों में से किसी ने नहीं सुना है नाम? सुनील, आशीष, सुमित, मोदी, यस सुमित, नो दी नो, नहीं सुना। नहीं सुना? अरे अपने महसाना वाला जो रोड है ना अपना,
अपने गांधीनगर हाँ से महसाणा जाते हैं और फिर महसाणा से आगे कड़ी कलोल आता है। कलोल के इधर ही इफ्को कंपनी का बहुत बड़ा फैक्ट्री प्लांट लगा हुआ है और वहां पे ये फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो ये जो है ना HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स और ये सब, ये क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली आते हैं एक्चुअली, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन में तो ये चाहिए ही होता है। तो स्मॉल स्मॉल फार्मर्स है ना, अब उनके पास तो पहले ही खुद के पास पैसा नहीं है, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे ले आएंगे वो अपने फार्मिंग लैंड्स पे। तो इसमें क्या आ जाता था, इनकम इनइक्वालिटी की वजह से बड़े बड़े फार्मर्स थे उनको फायदा हो जाता था, उनको अच्छे से प्रोडक्टिविटी हो जाती थी, और बेचारे स्मॉल फार्मर्स तो पुअर ही रह जाते थे क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं। तो अभी वो ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाएं कैसे, उसका यूज कैसे करें प्रॉपर तरीके से, सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का, राइट। तो ये भी एक इशू था ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। सो ये दो इश्यूज ही जस्ट बताए हुए हैं। फिर क्या बताया है, आगे बढ़ते हैं। However, due to favorable steps taken by the government, these fears did not come true. So the government provide loans at the low interest rate to the small farmers. अच्छा, low interest पे loans वगैरह इनको दिए जाएंगे farmers वगैरह को, small farmers को, so they could also have access to needed inputs. Since all the small farmers could obtain the required inputs, the output on the small farms equal the output of the large farms in course of a time, and as a result green revolution benefited the small as well as rich farmers. तो देखो, जो पैसों की प्रॉब्लम आ रही थी, वो पैसों की प्रॉब्लम अगर गवर्नमेंट लोन वगैरह लो इंटरेस्ट पे देके स्मॉल फार्मर्स को सॉल्व कर सकती है, और स्मॉल फार्मर्स भी वही सीड्स फर्टिलाइजर्स परचेज करके और वो भी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो स्मॉल फार्म्स है, जितना उधर प्रोडक्शन होगा सेम एज इट इज लार्ज फार्म्स पे भी प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो स्मॉल और रिच फार्मर्स के बीच में इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन मुझे बताओ तो जरा, ये अच्छी अच्छी बातें मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही है कि ऐसे अच्छाइयां कैसे हो सकती है कि भाई हाँ लोन्स दे देंगे। हमारी सरकार इतनी अच्छी है क्या जो लोन्स लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दे और इनइक्वालिटी हटा दे एकदम से ही रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में? ऐसा कैसे पॉसिबल है एक्चुअली? यहाँ पे भले लिखा हुआ है लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी सरकार चोर है, चोर। मैं आपको बताऊं, आपको सबको पता ही है कि जो गवर्नमेंट हमारी कितनी करप्टेड है, दिखाती कुछ है, बोलती कुछ है और करती कुछ है। हमारे सामने तो पता नहीं कौन सी पॉलिसियां ये सब चीजें लेकर आती है, लेकिन होता कुछ नहीं है एक्चुअली। सो ये भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए थे और ये इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के लिए, लेकिन आज भी मेरे को तो दिखाई नहीं दे रही है। अगर इनइक्वालिटी उस टाइम पे खत्म हो गई थी तो आज देश में क्यों है भाई? अभी तक इनइक्वालिटी जारी है कंट्री के अंदर, ऐसे कैसे? है ना? ये तो दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा ना इस चीज का। आपके दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बताओ। मैं मानूं कि भाई लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स वगैरह फार्मर्स को देती है, मुझे बताओ जो गवर्नमेंट बैंक्स है, ठीक है, आज जितनी भी, आखिर तो वो भी तो कमाना चाहती है ना। SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, सब गवर्नमेंट बैंक्स है। अब लोन्स तो कौन देगा? गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह ही सब देगी ना। सिंपल सी बात है। RBI काम करता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फाइनेंस का काम, पूरा जो भी फिनेंशियल काम होता है वो तो RBI करता है। तो इतना सब अच्छा सो कहीं ना कहीं लोचा हुआ ही है एक्चुअली। प्रॉपर तरीके से बस इधर तो बोला गया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से लोन्स फार्मर्स को नहीं दिए जाते हैं क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होता है कुछ भी, बिकॉज दे आर इनलिटरेट। पढ़े लिखे होते कहाँ हैं जो उनको लोन्स रिलेटेड कुछ भी आइडिया हो, अवेयरनेस हो, नॉलेज हो। सो उनको तो मनी लेंडर्स से जो पैसे पहले लेते थे वो जिस तरीके से, उनको तो आज भी वही आदतें हैं।
सरकार ठीक है थोड़ा बहुत करती है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है ना। तो आज के टाइम पे भी लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कंट्री में क्यों होती, क्यों प्रॉब्लम्स होते हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कंट्री में आज, क्रेडिट फैसिलिटीज बोलते हैं भाई। अब आपको पता है हम लोग है ना, ये सेकंड चैप्टर है ना, हम लोग चैप्टर नंबर 5 या 6 करके है आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड पूरा का पूरा, मतलब रूरल डेवलपमेंट करके चैप्टर का नाम है। अब उसके अंदर पढ़ना कि गवर्नमेंट जो क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए बोला था क्या वो सही में सक्सेसफुल हुआ? तो आज तक रूरल डेवलपमेंट जो सरकार बोलती है वो कहाँ है? आज भी तो इतना सारा रूरल एरियाज लगा ही पड़ा है कंट्री में। मेरे दिमाग में तो क्वेश्चन आया इस चीज का, आप लोग नहीं सोच रहे हो कि ऐसा कैसे? यस, कुछ गड़बड़ लग रही है आपको? हाँ या ना? हाँ सुमेर, आशीष। हाँ दी। यस दी। क्योंकि मैं तो देखो सिंपल सी बात है, अब मेरा तो देखो चैप्टर पढ़ा हुआ है रूरल डेवलप, आप नए हो इस चीज के लिए तो आपको क्या है जैसे बस सामने बोल दिया और आप विश्वास कर लो, लेकिन हमने तो क्या है पूरे पढ़े हुए चैप्टर्स, रूरल डेवलपमेंट पूरी कहानी हम लोगों को पता है। तो मैं वही चीज बोल रही हूँ कि रूरल डेवलपमेंट चैप्टर करके आएगा, उसके अंदर तो यही है कि आज भी क्रेडिट फैसिलिटीज की लैकिंग है इंडिया में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट हो गया? यहाँ पे तो गरीबी, इंदिरा गांधी जी 1970s के टाइम पे बोलती थी गरीबी हटाओ, ये वही टाइम है ना ग्रीन रिवॉल्यूशन का, तो 1960s और 1970s वही टाइम पे ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया हुआ था। मैं मानती हूँ उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, लेकिन पूरे तरीके से जो स्मॉल फार्मर्स थे, मार्जिनल फार्मर्स थे, उनके साथ सही नहीं हुआ था बिकॉज अल्टीमेटली फिनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। ये जो सब्सिडीज है ना, देखो अभी ये नेक्स्ट टॉपिक वही है, डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर, कि यही क्वेश्चन आ रहा है, डिबेटेबल क्वेश्चन है कि क्या एग्रीकल्चर फार्मर्स को सब्सिडीज देनी चाहिए या नहीं चाहिए? समझे? इस चीज के ऊपर ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट जो लोग थे उस टाइम पे, वो लोग कुछ बोलने लगे कि देनी चाहिए, यस, ताकि इनइक्वालिटी कम हो सके देश में। क्योंकि अभी देखो स्मॉल फार्मर्स तो फर्टिलाइजर्स खरीद पाएंगे नहीं, HYV सीड्स खरीद पाएंगे नहीं, बहुत महंगे हैं, तो उनको सस्ते रेट पे देना पड़ेगा, राइट? तो कुछ लोग फेवर में थे और कुछ लोग अनफेवर में थे इस चीज के कि यार इतना ज्यादा अपने उनको सब्सिडीज देंगे, एग्रीकल्चर पे ही सारा खाली खर्चा करेंगे हम लोग, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगा? तो मुद्दा था इस चीज का कि सब्सिडीज देंगे तो कभी भी स्मॉल फार्मर्स है ना, वो खुद डेवलप नहीं हो पाएंगे, हमेशा सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये भी सोच चल रही थी साथ साथ में। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। आपको पता है धीरे धीरे आपको इंडिया के बारे में ऐसी ऐसी कहानियां पता चलेगी ना कि कभी आपने सुनी ही नहीं है कि यार ऐसा भी हुआ था क्या, ऐसी सारी चीजें वो इसी के अंदर आप समझोगे, बड़ा मजेदार है। चलो पढ़ते हैं। Subsidy in context of agriculture means the farmer get inputs at prices lower than the market prices. Subsidy का वही मतलब होता है कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे कम प्राइस में फार्मर्स को दिया जाए सीड्स, फर्टिलाइजर्स और ये सब। So during the initial phases of the green revolution, new technology was looked upon as being a risky by the farmers. पहले तो फार्मर्स को बड़ा रिस्की लगा कि यार ये इसका इफेक्ट आएगा नहीं आएगा। So it was necessary for government to grant subsidies to provide an incentive for adoption of the new HYV technology. तो स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दिया भाई, लो रेट पे सीड्स वगैरह इशू किया, लेकिन साइंटिफिकली डेवलप्ड HYV सीड्स यार बहुत महंगे थे एक्चुअली। कब तक गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज रेट मतलब सब्सिडाइज रेट पे देता रहेगा, राइट? So however, with the passage of time, there has been a debate over the huge amount of subsidies granted by the government.
क्या जिंदगी भर सब्सिडीज ही देता रहेगा क्या? सब्सिडाइज रेट पे ही इनको HYV सीड्स देता रहेगा? तो इसके ऊपर क्वेश्चन उठा बड़ा। सो कुछ इकोनॉमिस्ट फेवर में थे, तो फेवर क्या था अभी पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू द एग्रीकल्चर सब्सिडीज एज द फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ रिस्की बिजनेस, क्योंकि आगे चलकर हम लोगों की सेल्फ सफिशिएंसी मेंटेन रहे, इस वजह से गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सब्सिडीज देनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज बोला कि मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स जो थे वो बहुत गरीब थे, वो अफोर्ड नहीं कर पाते ये ऐसे HYV सीड्स वगैरह, तो उस वजह से सब्सिडीज देना पड़े, अच्छी बात है। तीसरी चीज बताया है एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज द इनकम इनइक्वालिटी। अगर सरकार सब्सिडीज स्मॉल फार्मर्स को नहीं देगी तो फिर से देश में क्या हो जाएगा, इनकम इनइक्वालिटी पैदा हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेट गोल जो था सरकार का वो तो इक्विटी लाना था। तो ये फेवर है कि यार एक तरफा गरीब है फार्मर्स, प्लस एग्रीकल्चर बिजनेस थोड़ा रिस्की चल रहा है क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं इंडिया फूड ग्रेन्स वगैरह में। तीसरी चीज ये थी कि अगर नहीं देंगे तो इनकम इनइक्वालिटी फिर से पैदा हो जाएगी पुअर और रिच के बीच में। तो ये था कि हाँ हम लोग सब्सिडीज दे, मतलब इकोनॉमिस्ट ऐसा बोलते थे कि गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए। क्या लिखा है, इन ब्रीफ सब्सिडीज इन इंडिया आर नेसेसरी फॉर द पुअर एंड द स्मॉल फार्मर्स to enable them to make use of modern agriculture techniques. Necessary steps should be taken to ensure that only poor farmers enjoy the benefits of subsidies and not the fertilizer industry and the big farmers. मतलब यहाँ पे क्या बोला गया कि सब्सिडीज देनी चाहिए एक तरफा, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, इस तरीके से स्टेप मतलब एकदम स्ट्रिक्ट स्टेप उठाना है कि जो भी सब्सिडीज मिली जाए वो सिर्फ और सिर्फ पुअर फार्मर्स को ही मिली जाए, बिग फार्मर्स और ये जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को कोई भी फायदा बीच में नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान में रखते हुए सरकार को जो भी स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, उनको सब्सिडीज देनी चाहिए। ठीक है, तो ये फेवर वाला पार्ट हुआ। दूसरा हम अनफेवर वाला पार्ट पढ़े तो देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट subsidies were granted by government to provide an incentive for adoption of a new HYV technology। चीज क्या बोल रहे हैं कि सम इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते, कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट मानने लगे कि यार गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी ताकि लोग कुछ नए तरीके से टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में ले आए, ठीक है, लेकिन कब तक सरकार उनको सब्सिडीज देती रहेगी। So after the wide acceptance of the technology, जब सबको समझ में आ गया, सारे एग्रीकल्चर फार्मर्स को वो टेक्नोलॉजी को यूज करना आ गया, समझ में आ गया, तो क्यों सब्सिडीज दे? जब आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये सब्सिडी चलो स्टार्टिंग में दी, अब स्टार्टिंग में HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, प्रोडक्शन बढ़ा, तो प्रोडक्शन तुम सेल करके तुम कमा कर फिर से तुम नए सीड्स को परचेज कर सकते हो ना। सरकार हर बार क्यों मदद करे? स्टार्टिंग में भाई चलो थोड़ा टाइम मदद किया ताकि जब तक फार्मर्स को समझ में आए वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड। सो आफ्टर द वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी सब्सिडी शुड बी फेस्ड आउट एज देयर पर्पस हैज बीन सर्व्ड। सो सब्सिडीज डू नॉट, सेकंड में क्या लिखा हुआ है इसमें, subsidies do not benefit the poor and small farmers target group as benefits of substantial amount of subsidy go to the fertilizer industry and prosperous farmers। और दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर सरकार मदद कर भी रही है, चलो भाई सब्सिडीज दे रही है, लेकिन जो सरकार का मकसद है कि इनकम इनइक्वालिटी को हटाना और पुअर फार्मर्स को ही बेनिफिट होना सब्सिडीज का, लेकिन असलियत में तो वो हो नहीं रहा है, तो क्यों सब्सिडीज दें? क्योंकि जो सब्सिडीज दी जा रही है उससे फायदा तो बिग फार्मर्स और इनको ही फर रहा है, समझे? तो therefore there is no case for continuing with the subsidies as it does not benefit the target group and it is a huge burden on the government finances। और अगर बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी तो गवर्नमेंट के फाइनेंस पे क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा, राइट। तो मतलब कहानी तो क्या है कि एक फेवरेबल वाली कहानी भी समझ में आ रही है और अनफेवर वाली कहानी भी समझ में आ रही है। आप मुझे बता सकते हो कि आप फेवर में हो कि अनफेवर में हो? यस,
अगर आप ये जितनी चीज हम लोगों ने पढ़ी, आपको क्या लगता है कि सरकार को सब्सिडीज देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। देनी चाहिए। हाँ ओके, मैम, क्यों देनी चाहिए? थोड़ी बहुत देनी चाहिए। हाँ, क्यों क्यों वाई? क्योंकि दीदी फार्मर्स मैम पुअर है इसके लिए। हाँ ओके, फार्मर्स पुअर है, ओके फाइन। बट एक सिंपल सी बात है, आपको पता है हमारे जितने भी जो भी पॉलिटिशियंस है जो ये सब चीजों से जुड़े हुए हैं, मैं उस चीज के, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उस चीज से राजी हूँ। मैं इस बात को ध्यान रखूंगी कि सब्सिडीज देनी चाहिए, लेकिन पुअर फार्मर्स को ही सिर्फ। लेकिन हमारे इंडिया में अगर सब्सिडीज देते हैं तो आपको पता है कि करप्शन है अंदर ही अंदर। इतने मीडिएटर्स है, ये जो बिग फार्मर्स है वो अंदर ही अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको पैसा खिलाते हैं, और वो पैसा खिलाते हैं और इस वजह से उनको सस्ते रेट पे सारी चीजें मिल जाती है ताकि वो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। समझे? तो ये क्या है कि अगर सरकार दे भी रही है तो हमारा इंडिया इतना अच्छा नहीं है ना। हमारे इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट वो इतनी अच्छी नहीं है एक्चुअली। देना चाहिए, ऑफ कोर्स देना चाहिए स्मॉल फार्मर्स को, और एक लिमिट तक देना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस बेसिस पे देना चाहिए, एक लिमिट तक उनको सिखाना चाहिए। थोड़े टाइम भाई सब्सिडीज दी, फिर तुम खुद समझो, खुद तुम प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ा के तुम सेल बढ़ाओ, तुम मार्केट का नॉलेज लो और तुम लोग अच्छे प्राइस पे सेल करो अपने प्रोडक्ट्स, अपने जो भी क्रॉप्स तुमने ग्रो किए हैं, और कमाओ, और फिर से तुम अपने दम पर तुम सीड्स परचेस करो। मेरा ऐसा मानना है। लेकिन ये क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में ना, अंदर ही अंदर ये मीडिएटर्स और ये बिग फार्मर्स सबके सब करप्टेड होते हैं, और सारा का सारा जो फायदा है वो ये बिग फार्मर्स को चला जाता है। समझे? अब मेरी बात से कौन कौन एग्री है ये बताओ, कैसा होता है कि नहीं? होता हाँ है मैम, जी। होता है। ऐसी चीज होती है सेम? हम सब मानते हैं हाँ कि मैम। देनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता है, राइट? सो अगर देना है तो स्ट्रिक्टली और एक लिमिट तक प्रोवाइड करना चाहिए फार्मर्स को, राइट? जैसे अपने कैसे लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वैसे ही सब्सिडीज भी एक टाइम लिमिट तक प्रोवाइड करनी चाहिए और फिर उनको सिखाना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, देखो पुअर फार्मर्स है ना, वो फिर है ना पूरे टाइम है ना सरकार के ऊपर ही डिपेंड हो जाएंगे। और आपको पता है फिर क्या करने लगेंगे पुअर फार्मर्स, जो इलिटरेट पर्सन होते हैं ना, वो ऐसा ही करते हैं। आज देखो सरकार उनको सब्सिडीज दे, कल उठ करे ना सब्सिडीज बंद कर देगी ना सरकार देना, तो गालियां देना शुरू कर देंगे सरकार को। तो सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, सरकार हमको सब्सिडीज नहीं देती है, सरकार हमको ये नहीं करती है। अभी आपने वो फार्मर्स रिलेटेड देखा नहीं, बीच में हुआ था सब कुछ फालतू सा, दिल्ली में कितने सारे ऐसे फार्मर्स ट्रक्स, वो पता नहीं रैली वेली निकाली थी ट्रक्स इसकी, सॉरी ट्रैक्टर्स की, देखा था आप लोगों ने? बीच में न्यूज में कितना आ रहा था फार्मर्स रिलेटेड। तो ये ना इलिटरेट है एक्चुअली, क्योंकि उनको पता नहीं है कुछ भी। तो ये सब चीजें ना शुरू कर देते हैं वो लोग, क्योंकि है पॉलिटिक्स ना, तो ये सब चीजें चलती रहती है इनमें। सो अपने को जो पढ़ने का ना, अपने को ऑलराउंड पढ़ने का, अपने को सारी सब चीजें समझने की, और फिर जाकर हाँ भाई ये चीज सही है, फिर अपनी राय अपने को देने की, सारे सिचुएशंस को देखने का अपने को। मैं ऐसा पर्सनली बिलीव करती हूँ, बुक में जो भी लिखा हो हाँ ठीक है पढ़ रहे हैं अच्छे से, लेकिन व्यू पॉइंट भाई प्रैक्टिकल भी देखने का, और फिर हमको बुक में से भी देखने का कि क्या हुआ होगा। ठीक है? फिर आ जाता है अभी क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब फाइनली एक शॉर्ट रिव्यू दे दिया है, कंक्लूड कर दिया है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिलेटेड कि इंडियन इकोनॉमी इनहेरिटेड स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड agriculture sector from the British rule. So immediately after independence, Indian government undertook various measures to improve the condition of agriculture.
सो उठाया तो था लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। इसमें से लैंड रिफॉर्म नहीं, हाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन से ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था of the Indian government is enhancing the agriculture production and productivity. Between 1950 and 1990, there had been a substantial increase in agriculture productivity. This is only because of Green Revolution. India became self-sufficient in food production. Land reforms resulted in abolition of zamindari system. ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाई, जमींदारी सिस्टम ऐसे बंद बिल्कुल तो नहीं हो गई थी, लैंड रिफॉर्म सक्सेस नहीं किया था। एंड द प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी, अब जीडीपी का क्या हुआ भाई, थोड़ा क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था जीडीपी बिटवीन 1950 एंड 1990 कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर डिक्लाइन। आपको पता है पहले है ना एग्रीकल्चर में से 100 रुपए में से 53 रुपीज, मतलब ऐसा समझ लो 53% जितना अर्निंग होता था, और फिर धीरे 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 एग्रीकल्चर सेक्टर में से डिक्लाइन हो गया जीडीपी का प्रपोर्शन। मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों? पॉपुलेशन जो डिपेंडिंग थी उसका डिक्लाइनिंग नहीं हुआ, हाँ पॉपुलेशन तो उतनी ही थी, लेकिन एग्रीकल्चर से अपने को जीडीपी कम आने लगा, नेशनल इनकम कम होने लगी, ऐसा क्यों, व्हाई? यस एनीवन, कोई बता सकता है इसके ऊपर? हाँ सुनील बोलो बोलो, सोचो थोड़ा सा, ऐसा क्यों? प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी कम क्यों हुआ एग्रीकल्चर में से, जबकि ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया? मैम सर्विस सेक्टर बढ़ रहा था तभी। हाँ शाबाश, इंडस्ट्रीज को फोकस किया गया सेकेंड 5 ईयर प्लान में, और सर्विस सेक्टर मोस्टली, इन दोनों को काफी अच्छा इंपॉर्टेंस दिया